आवाज और स्क्रीन कंफर्म करे, कोई स्क्रीन ठीक से दिख रही है, आवाज ठीक से जी, आ रही आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है। है? ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर। और एक छोटा सा निफ्टी पे हम लोग एक नजर डाल के आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी पे। जैसे कि 25,000 अपना 25,000 से 25,100 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फील कर रहा है निफ्टी यहाँ पे। यहाँ से थोड़ा सा काइंड ऑफ कंसोलिडेशन में काइंड ऑफ छोटा सा पुलबैक, काइंड ऑफ पॉजिटिव भी कह सकते हैं कि पुलबैक हमेशा जरूरी होता है। जैसे कि इंसान रहे, या मैं हमेशा कहता हूँ इंसान रहे या अपना स्टॉक रहे, हमेशा ऊपर कंटिन्यू, अगर इंसान कंटिन्यू भागेगा तो चक्कर आएगा, गिरेगा। सेम वेट अगर स्टॉक कंटिन्यू भागेगा विदाउट पुलबैक तो धड़ाम से गिरेगा। तो हमेशा इंसान को भी रेस्ट लेते हुए कंटिन्यू करना है। जैसे ही स्टॉक का भी सेम है, थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, थोड़ा सा पुल बैक दे दिया और आगे बढ़ दिया। अब जैसे कि नेगेटिव न्यूज आई है रशिया यूक्रेन की, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। और इन ओवरऑल निफ्टी का यहाँ से अगर कुछ पॉजिटिव हुए तो 25 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, 25,100 के ऊपर इंशाल्लाह। कुछ खास एक्सट्रीम नेगेटिव व्यू वगैरह नहीं है। रिसेंटली अपना जीडीपी नंबर्स भी आए हुए हैं, काइंड ऑफ पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे आए थे नंबर, इसलिए काइंड ऑफ उतना नेगेटिव व्यू नहीं रहेगा। काइंड ऑफ थोड़ा सा नॉइस वगैरह रहेगा न्यूज वगैरह और वगैरह का, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो दिन में समाप्त हो जाएगा, मतलब ज्यादा मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा उस पर। ओके, निफ्टी स्मॉल कैप का एक नजर चेक करते हैं। स्मॉल कैप ऑलमोस्ट काफी अच्छा है, काइंड ऑफ 200 SMA मेरा लगा हुआ नहीं है, वरना यहाँ पे 200 SMA का रिक्लेम कर चुका है निफ्टी स्मॉल कैप। ये रेड लाइन मेरी 9 EMA है, ऊपर RSI है, बस यही दो चीजें हैं। एक रेड लाइन 9 EMA, ऊपर वाला RSI। स्मॉल कैप ओवरऑल पॉजिटिव व्यू रहेगा। स्मॉल कैप में कुछ खास ये नहीं है, कहना छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे। 200 SMA भी रिक्लेम किया है, देखते हैं इंशाल्लाह यहाँ से क्या होता है। ओवरऑल पॉजिटिव व्यू रहेगा। ओके, काइंड ऑफ अपने बैक टू टॉपिक आते हैं, जो टॉपिक हम लोगों ने आज के लिए रखा हुआ है। सबसे पहले काइंड ऑफ टाइटनेस फॉर्मेशन एक रहेगा आज जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सेकंड रहेगा अपना वीसीपी जो कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। और थर्ड रहेगा इनसाइडर कैंडल। इनसाइडर कैंडल देखते हैं इंशाल्लाह, अगर आज हो गया तो हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। ओके, तो इन आज हम दो टॉपिक, एक वीसीपी, सेकंड टाइटनेस फॉर्मेशन, ये दो हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप लोगों ने कभी, चाहे आपका इंस्टा हो, ट्विटर हो, कोई प्रोफेशनल ट्रेडर को अगर आप फॉलो करते हैं तो अक्सर उनका एक चीज देखेंगे कि काइंड ऑफ उनका एंट्री रहता है हमेशा ब्रेकआउट से पहले, और उनकी एंट्री के बाद क्या होता है, सडन एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, मतलब हम लोग क्यों नहीं पकड़ सकते? हम एज ए रिटेलर, हम एज ए छोटे ट्रेडर, हम लोग क्यों वो ग्रीन कैंडल नहीं पकड़ सकते? अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि अक्सर होता है। तो देखते हैं आज उसी के बारे में कि कैसे ग्रीन कैंडल से पहले हम लोग कैसे एंटर करें। जनरल रिटेलर्स का क्या होता है, ग्रीन कैंडल के बाद, ब्रेकआउट के बाद एंट्री होना होता है। ब्रेकआउट के ऑलमोस्ट वो कैंडल 8-10% की हो चुकी होती है, ब्रेकआउट की कैंडल। तो काइंड ऑफ पर्सनली मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी एक आदत है कि मैं कभी बड़ी कैंडल पे एंट्री नहीं करता। अक्सर जब भी आपको ब्रेकआउट से पहले एंट्री करता हूँ। अब वो कैसे करते हैं एंट्री, कैसे ग्रीन कैंडल कैच करते हैं, वो इंशाल्लाह शुरू करते हैं, सीखेंगे अभी। ओके, एक मिनट। इंतराज से शुरू करते हैं। हमेशा अक्सर पहले तो ट्रेडिंग के लिए एक चीज याद रखें, सबसे पहली चीज होना चाहिए, स्टॉक का अप ट्रेंड होना बहुत कंपलसरी है। कि आप किसी भी, आप कोई भी आपका स्ट्रेटेजी क्यों ना हो, कोई भी आपका सेटअप क्यों ना हो, उसके लिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्टॉक आपको सेट करना बहुत जरूरी है। और हमेशा मैं एक चीज बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्टॉक के लिए आपको स्कैनर की पीछे भागने की जरूरत नहीं। आपको सिंपल आप एक काम करना है, जो भी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे रिजल्ट आते हैं उनकी एक लिस्ट बनाए। एटलीस्ट आपको हर क्वार्टर में 50 to 80 ऐसी कंपनीज मिल जाएगी, 70-80 कंपनी आराम से मिल जाएगी जिनका रिजल्ट मतलब बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और उनके चार्ट्स भी वैसे ही रहेंगे, रिजल्ट जैसे रहेंगे, और कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहेंगे। चाहे आपको फिर बियर मार्केट, लास्ट टाइम जो कि आपने 5-6 महीने पहले जो बियर मार्केट था, 5-6 महीने चला, वहां पे भी मैंने कुछ चार्ट्स देखा तो स्ट्रॉन्ग तो अप ट्रेंड में नहीं थे, लेकिन अप ट्रेंड में थे। वहां पे नोट ये चीज डिफरेंट थी कि उनका रिजल्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा था कंपेयर टू अदर कंपनी। तो अपने गुण में ही कंटिन्यू अप ट्रेंड में थे। इसीलिए
ये मार्केट में तो आपको आराम से मिल जाएंगे आप ट्रेंड स्टॉक। ओके, ये ट्राई करिए। सबसे पहले आपको रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट वाले स्टॉक की एक अलग लिस्ट बनाए, तो एटलीस्ट आप उसमें आपको 60-70 से 100 स्टॉक्स होना कंपलसरी है। और वहां पे और एक चीज ऐड करते, एक चीज नोट करें कि रिजल्ट अच्छा हो, साथ में चार्ट भी अच्छा हो। चार्ट अच्छा मतलब कंटिन्यू अप ट्रेंड हो, ऐसा नहीं हो कि मतलब कंटिन्यू गिर रहा है कोई स्टॉक, रिजल्ट अच्छा है फिर भी चार्ट इंप्रूव नहीं हो रहा है, उसको अवॉइड करना। तो ये दो बातें होंगे। ओके, और चार्ट में आपको 9 रेड लाइन और एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9 EMA है, ऊपर आपका RSI है। RSI वैसा उतना काम नहीं रहेगा, नीचे अपना वॉल्यूम है। ओके, अप ट्रेंड, जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में हो जाए, मतलब समझ लो कि आप, मैंने अप ट्रेंड वाला एक स्टॉक ले लिया है, यहाँ पे कंटिन्यू अप ट्रेंड है। ओके ओके, हमेशा एक चीज हमेशा बोलते हो यहाँ पे, फिर टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन की हमेशा बात आती है कि स्टॉक हमेशा एक बड़ी कैंडल के बाद छोटा सा या तो पुल बैक देता है या तो टाइम करेक्शन करता है। मतलब यहाँ पे समझ लो 9 EMA अपना स्टॉक का अपना खास साथी है। ये जब ये दूर हो जाएगा, समझिए यहाँ पे जो बड़ी कैंडल बनी थी, यहाँ पे 9 EMA यहीं पे था। नोट करें, 9 EMA मतलब स्टॉक का प्राइस 9 EMA से दूर हो गया। ओके, तो अब क्या करें, स्टॉक के पास दो ऑप्शन था, या तो स्टॉक यहाँ पे नीचे आके पुल बैक दे दें, 9 EMA अपना जो खास जिगरी जो साथी है इसके पास खुद आ जाए, या वरना ये इंतजार कर जाए, ये इसी एरिया में इंतजार करे कि अपना 9 EMA अपने साथ आके मिल जाए। ओके, अब यहाँ पे क्या किया, स्टॉक ने खुद यहाँ पे डिसाइड किया कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि यहाँ पे ये 9 EMA मेरे पास आ जाए। ओके, ये तो हमेशा का टॉपिक है, कुछ नया नहीं है इसमें। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल एक चीज नोट करना है, जब भी आपको स्टॉक कंसोलिडेशन में दिखे ना, तो ये चीज नोट करना है कि आपको कैंडल्स का साइज नोट करना है। क्या कैंडल की साइज में छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। एक सेकंड आपको मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे ये एक कैंडल हो गई, यहाँ पे ये एक कैंडल हो गई, यहाँ पे तकरीबन ये ऑलमोस्ट कैंडल छोटी छोटी है, मतलब काइंड ऑफ एग्जैक्ट ये नहीं है कि मतलब इतनी छोटी होनी चाहिए इतनी बड़ी होनी चाहिए, इस तरह से कुछ पर्टिकुलर साइज वगैरह नहीं है। एक अंदाज आप अपने अंदाज से ले सकते हैं। जब ये छोटी छोटी कैंडल बनी, नेक्स्ट आपको क्या करना है, वॉल्यूम पे एक नजर डालना है। वॉल्यूम हमको क्या होना है, जो छोटी कैंडल होती है उनमें वॉल्यूम एकदम से ड्राई होना है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, इस दिन का वॉल्यूम आप ट्राई करें, चेक करें, सॉरी इस दिन का वॉल्यूम यहाँ पे चेक करें, इस दिन का यहाँ पे तकरीबन कंटिन्यू यहाँ पे वॉल्यूम चेक करें आप, वॉल्यूम एकदम ड्राई हो चुका है, वॉल्यूम ही नहीं। ये दो चीजें जरूरी है, एक तो छोटी छोटी कैंडल्स होना है, जो नॉर्मल से छोटी होनी चाहिए, जो कि नॉर्मल आप यहाँ पे नॉर्मल कैंडल देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी बड़ी है, थोड़ी विक वगैरह बड़े बड़े विक है, एक दो छोटे भी बनते हैं यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल हमको क्या चाहिए, ओवरऑल एक छोटे से एरिया में एक सेकंड समझो, हम लोग एक छोटा सा एरिया मार्क कर देंगे, रफ मार्क करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एग्जैक्ट मार्क लेके मार्क करना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अब रफ आप एक बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए, उसमें नोट करना है सबसे पहले आपको छोटी कैंडल है और वॉल्यूम ड्राई। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैंडल्स भी छोटे हैं, वॉल्यूम भी ड्राई हो चुका है। तो सिंपल क्या करना है हमको, तब एंट्री कब लेनी है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। दो चीज हमें क्राइटेरिया हम लोग समझ गए, एक वॉल्यूम ड्राई आप समझ गए, और यहाँ पे कैंडल छोटी छोटी कैंडल समझ गए, और एक ही एरिया में, छोटे से एरिया में कंसोलिडेट करना है, छोटे एरिया में कंसोलिडेट भी समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल एंट्री कब बनाए, एंट्री तब बनाना है जब आपको लगे कि 9 EMA, हाँ 9 EMA आप आज थोड़ा सा 9 EMA क्लोज आ गया। ओके, यहाँ पे जब भी आपको 9 EMA, और 9 EMA कितना क्लोज होना है ये भी अक्सर लोगों की क्वेरी रहती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई चीज ऐसा नहीं है कि मतलब परफेक्ट इतना है, समझो कि 5% चाहिए 10, ऐसा नहीं, आप एक अंदाजा लगा लो, आपको लगेगा कि 2-3-4% के नजदीक है, 2-3% ये गैप रहेगा तभी चलेगा। आप कोशिश करें कि 8-10% का गैप ना रहे। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं भी रफ ये कर लूंगा, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे स्टॉक कितना पे था, 2130 पे था, और उस दिन तकरीबन मूविंग एवरेज 2050 के पास था, हार्डली 2% का गैप था। तो सिंपल आपको क्या करना है, एंट्री लेना है। एंट्री इसी कैंडल पे नहीं, अगर समझो कि इस कैंडल पे भी आपको अगर मूविंग एवरेज आपका करीब था, समझो आपके इस पर, आपके यहाँ पे इस कैंडल पे मूविंग एवरेज करीब था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गैप लग रहा है, समझ, यहाँ पे एक सेकंड 2125 पे था, लेकिन यहाँ पे मूविंग एवरेज उसी दिन 2013 पे था, यहाँ पे तकरीबन 3-4% का अंदाजन गैप लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इस कैंडल पे गैप थोड़ा कम लग रहा है, तकरीबन 2-2.5% का। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। ओके, एंट्री का ये हो गया। और एंट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी को आपको ये हो रहा है, मतलब यहाँ पे एंट्री समटाइम्स कंफ्यूजिंग होती है, आप नए अगर आप ये चीज ट्राई करें तो एंट्री कंफ्यूजिंग होती है। सिंपली आपको क्या करना है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है। ओके
ओके, यही है, ये जो आपको बेस लगा, ये आपको बेस जो दिख रहा है, ये वही कंसोलिडेशन है छोटे से एरिया पे, ये वही ये सॉरी कंसोलिडेशन। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपको 1 डे टाइम फ्रेम में आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है एंट्री के लिए, सिंपल आप 30 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करें, आपको कुछ भी उसमें पैटर्न तलाश करें, आपको कोई पैटर्न लग रहा है, वरना एटलीस्ट एक ट्रेंड लाइन तो ट्राई कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन ट्राई करें। यहाँ पे सिंपल देखें, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पे और एक बात, नेक्स्ट फिलहाल एंट्री की हम बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह स्टॉप लॉस के बारे में नेक्स्ट आएंगे, लेकिन यहाँ पे एंट्री आप समझ लें, यहाँ पे ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री करेंगे। ओके, यहाँ पे समझो कि यहाँ पे भी एंट्री बन रही है, तकरीबन यहाँ पे भी एंट्री बनी थी, ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री फेल हो गई। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस जो ये जो कंसोलिडेशन में जो लो बन के रहेगा वहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। अभी कंसोलिडेशन में लो कहाँ पे है, देखिए आप यहाँ पे ये लो बन रहा है, समझ में आ रहा है, या तकरीबन आप अगर समझ लो कि आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, 2160 पे आपने एंट्री ले ली, या 2160 पे एंट्री ले ली, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा आपका 2077, हार्डली 2-2.5% या 3%, मैक्सिमम 3% रहेगा। ओके, और वहाँ पे इसके बाद इसके बाद हम लोग वापस डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह में कट कर देता हूँ। यहाँ पे उस दिन स्टॉक में 7% का मूवमेंट दिया था, और यहाँ पे ये फ्राइडे की कैंडल, फ्राइडे में अक्सर स्टॉक क्या कर रहे थे, ऊपर जाने में तकलीफ हो रही थी, अक्सर स्टॉक नीचे गिर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दे दी, तकरीबन 7% है इसका टॉप, 7% देता। ओके, और यहाँ पे एक मेन बात ये था, मेन बात आपको बतानी, इंट्राज का रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा था। ओके, अब कोई भी एक और बात मैं स्टार्ट में भूल गया, कोई भी आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, कोई भी आपका सेटअप हो, अगर जब तक आपका स्टॉक सिलेक्शन आपका अच्छा नहीं रहेगा, तब तक वो आपको मूवमेंट नहीं देगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छा आपका सेटअप क्यों ना हो, आपको नहीं देगा। जो पूरा चीजें होती है, असल चीज होती है स्टॉक सिलेक्शन। क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन में क्या करना है, वही एक और सवाल रहेगा, वही करना है, कुछ नया आपको नहीं करना है, वही आपको अच्छे रिजल्ट वाले, साथ में रिजल्ट के साथ क्या चेक करें, रिजल्ट के साथ स्टॉक भी अप ट्रेंड है क्या चेक करें। अभी अक्सर क्या होता है, रिजल्ट अच्छा आ जाता है, लेकिन वो वही दलदल पे रहता है, मतलब एकदम नीचे जमीन पे गिरा हुआ रहता है, और वो तैयारी कर रहा होता है, उस टाइप को अवॉइड करें। उन्हीं को ले जो ऑलरेडी स्टॉक भी अप ट्रेंड है, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। पहले क्या होता था, मैं पहले अक्सर रिजल्ट जो अच्छा आ रहा है उनकी एक लिस्ट, सेपरेट लिस्ट बना देता था, लेकिन वहाँ पे 150-200 स्टॉक मतलब जमा हो जाते थे, मतलब बहुत सारी जमा हो जाते थे। फिर मैंने उनमें एक और फिल्टर लगाया, अच्छे रिजल्ट के साथ साथ मुझे चार्ट भी मुझे अच्छा होना चाहिए, अच्छा मतलब अप ट्रेंड होना चाहिए, तब मुझे तकरीबन 70-80-100 के अंदर स्टॉक मिलने शुरू हो गया, और मैं तकरीबन नेक्स्ट क्वार्टर तक सिर्फ उन्हीं स्टॉक को ट्रैक करता हूँ। मैं कोई और स्टॉक के पीछे नहीं भागता हूँ, चाहे वो कितना अच्छा लगे, कितना टेम्पटिंग लगे, मैं सिर्फ उन्हीं जो अच्छे रिजल्ट वाले उन्हीं स्टॉक के अंदर रहता हूँ। फिर इसके लिए आपको अगर समझो कोई बेयर रन आ गया, तो वहां पे भी आपको हेल्प करेगा, वहां पे भी आपको हेल्प हो जाएगी, किस चीज की, इन्हीं आपको कहीं कुछ कोई ना कोई अपट्रेंड स्टॉक मिल जाएगा आपको उसी लिस्ट से, जो आपने वही जो आपने रिजल्ट की लिस्ट जो बनाई है, अच्छे रिजल्ट वहीं से मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट हम लोग और एक डिस्कस करते हैं। ओके, अपर इंडस्ट्रीज, अपर का रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा था। पर्सनली वायर और केबल सेक्टर में शायद इसी ने पहले सबसे अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया था, उसके बाद सब स्टॉक मतलब एकदम से भागने शुरू कर दिए। वायर में से तकरीबन टॉप प्लेयर्स में गए, अपर काइंड ऑफ लीडर्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन काइंड ऑफ लीडर टाइप के स्टॉक्स में इनका शुमार होता है। ओके, और एक चीज, ये जितने सेटअप है, ये कोशिश करके स्मॉल कैप ही हो, मतलब मैं पर्सनली मेरे, आप नोट करें, हार्डली रेयरली कोई स्टॉक मेरे पास मिड कैप या लार्ज कैप होता है, अपर शायद मिड कैप है। लेकिन अपर का एक चीज है कि एक और चीज मैं नोट करता हूँ हमेशा, स्टॉक का पास्ट बिहेवियर देखता हूँ कि स्टॉक कैसे भागता है, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल देके भागता है, छोटी छोटी। समटाइम्स क्या होता है, मिड कैप स्टॉक्स अक्सर स्लो भागते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं एक दिन में 10-15% भाग जाते हैं। उस काइंड ऑफ स्टॉक्स को आप सेलेक्ट करें। अब कैसे पता लगाना है क्या ये स्टॉक एक दिन में 10% 15% भागता है, सिंपली क्या है, उसका हिस्ट्री चेक करें वो कैसे भागता है। ओके, हिस्ट्री चेक करना है और कुछ नहीं है। मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं, मैं कोई भी स्टॉक में जब भी ट्रेड करता हूँ ना, मैं एक बार हिस्ट्री चेक कर रहा हूँ। हिस्ट्री चेक करने के लिए आपको 5-10 मिनट की जरूरत नहीं, 1 मिनट की जरूरत है, सिर्फ थोड़े ध्यान से चेक करें कैसे चलता है। बड़ी बड़ी कैंडल है आपको दिख रही है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलों से तकरीबन आराम से 10-15% वाली कैंडल है, 8-10 तो आराम से दे देंगे। क्योंकि एटलीस्ट 8-10% वाली कैंडल दे, उस तरह के स्टॉक सेलेक्ट ना करें जो हार्डली 3-4% चलते हैं।
ओके, यहाँ पे अपर पे मैंने क्या किया, हम लोग टाइटनेस फॉर्मेशन सीख रहे हैं, ये करें कंफ्यूज ना करें, टाइटनेस फॉर्मेशन अपर सिंपल। यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट दे दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल रफली एक ड्रॉ करता हूँ, ब्रेकआउट लेवल। ओके, ब्रेकआउट यहाँ पे अपर ने ब्रेकआउट दे दिया। ओके, ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, एक मिनट। ओके, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया। अब इस स्टॉक्स के लिए कुछ क्राइटेरिया रहेंगे, मतलब किन किन जगहों पे इस स्टॉक को बाय करना। सबसे पहले आपको ब्रेकआउट के नजदीक हो, जो स्टॉक ब्रेकआउट के नजदीक टाइटनेस फॉर्मेशन बना रहे हैं, तकरीबन हम लोग एक सेकेंड स्टॉक सिलेक्ट किया था मैंने ब्रेकआउट के पास, एक मिनट। हाँ, ओके ओके, वापस इंट्रास्ट में भी एक और बार इंट्रास्ट में ही चेक करेंगे। ओके, इंट्रास्ट में यहाँ पे ये था ब्रेकआउट लेवल अपना। ओके, यहाँ पे चाहे तो आप जोन भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब उतना हम लोग अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस में उतना फोकस नहीं करेंगे, कारण अपने जो सेटअप है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ओके ओके, यहाँ पे इंट्रास्ट ने क्या किया, ब्रेकआउट के पास सबसे पहले टाइटनेस फॉर्मेशन, ये देखो इसने क्या किया, अब चेक करें यहाँ पे वही टाइटनेस फॉर्मेशन। टाइटनेस फॉर्मेशन का मतलब यही है कि सबसे पहले तो अक्सर क्या होता है, एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल होती है समटाइम्स, ये उसको ये कैंडल को ले सकते हैं, तो इसी कैंडल के अंदर क्या होता है, एक 3-4 कैंडल्स फॉर्म हो जाती है, छोटी 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 कैंडल 3-4 कैंडल्स फॉर्म हो जाती है। एक सेकंड में बॉक्स ये करता हूँ, अब जूम करके दिखाता हूँ आपको। और से नोट करें, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको सिर्फ कैंडलस्टिक आता है तभी ये आप आराम से आप कैच कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको कोई स्ट्रेटेजी वगैरह अप्लाई करना नहीं है, कोई मतलब हार्ड चीज नहीं है, एकदम सिंपल। ये एक बड़ी सी कैंडल बन गई ब्रेकआउट के पास, रिजेक्शन आ गया यहाँ पे, क्या हो गया, रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब क्या है, ये अपना ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट को टच करके नीचे आ गए। तो यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया नेक्स्ट 2-3 दिन में, यहाँ पे और ऑलरेडी 9 EMA में भी थोड़ा दूर था इस दिन, यहाँ पे स्टॉक यहाँ थोड़ा सा आराम कर दिया, छोटी छोटी कैंडल है। बाद में फिर हमको अपना क्या रिक्वायरमेंट में क्या है, छोटी छोटी कैंडल होनी चाहिए। एक बड़ी सी कैंडल के अंदर ये देखें छोटी छोटी, नेक्स्ट 2-3 कैंडल आप गौर से देखें, 1-2-3 छोटी छोटी कैंडल्स बन गई। इस छोटी छोटी कैंडल्स के बनने पे यहाँ पे 9 EMA भी स्लो 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 स्टॉक के प्राइस के पास आने लगा। यहाँ पे एक और बार कोशिश की स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की, लेकिन तकरीबन क्या हो गया, फिर से वापस यहाँ पे फेल होकर वापस ओपन इज इक्वल टू हाई करके वहीं से नीचे आ गया। तो यहाँ पे एकदम स्टॉक रेडी हो गया था। रेडी क्यों हो गया था, अब ये कैसा पता चलेगा कि फूड एकदम रेडी है, पक गया है खाने के लिए, ये इससे पता चलेगा 9 EMA आपको स्टॉक के एकदम करीब आ जाएगा। सिंपल चीज है, और सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे अक्सर क्या होता है, जब भी ब्रेकआउट से पहले एक थोड़ा सा ब्रेकडाउन जैसा आता है, मतलब ये डराने के लिए होता है। ये कैंडल देख रहे हैं, वरना हमेशा नहीं होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस अक्सर क्या होता है इसमें, ये जो बड़ी कैंडल होती है ना, या तो इसका लो स्टॉप लॉस होता है, या रिसेंटली अगर किसी स्टॉक यहाँ पे किसी कोई लो बना चुका है, या छोटा सा लो बना चुका है, या ये कैंडल आपको यहाँ पे थोड़ा सा लो है, ये अक्सर ये स्टॉप लॉस होता है, या तो ये बड़ी कैंडल का लो स्टॉप लॉस होता है। और यहाँ पे क्या किया, स्टॉक थोड़ा सा ब्रेकडाउन जैसा कर दिया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एंट्री यहाँ पे इंट्राज में कहाँ पे एंट्री बनेगी, 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर यहाँ पे भी अगर आप बिगनर हो तो क्या करें, ये जो आपको ये कंसोलिडेशन फेज है ना छोटा सा, उसके टॉप पे एक लाइन रखें। अब इस कंसोलिडेशन फेज का टॉप क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, इस कैंडल का है, तो इसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हो। ये एक हो गया। अगर आप समझो, आप अगर एक्सपीरियंस से थोड़ा आपका टाइम हो चुका है, आप थोड़ा प्रो ट्रेडर्स में आते हैं, तो सिंपल क्या करें, यहीं कहीं पे आप कोशिश करें कि ब्रेकआउट कैंडल से पहले यहाँ कहीं पे, अगर ये तकरीबन एक कैंडल नहीं होना चाहिए था, अगर सबसे अच्छा होता कि ये इस लो को अगर रेस्पेक्ट करता, ये लो ब्रेक नहीं करता तो परफेक्ट होता। ओके, तो कोशिश करके यहीं कहीं पे 9 EMA, अगर मेरी तो एंट्री तकरीबन इसी कैंडल में हो जाती है, अगर इस टाइम पे मेरे नजर पे होता, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है। ये एक बात याद रखें, स्टॉप लॉस यहीं पे, अगर यही बड़ी कैंडल के नीचे रहेगा स्टॉप लॉस, या तो यहीं अगर कंसोलिडेशन में कोई एक छोटा सा स्विंग लो है तो उसका लो रहेगा। ओके, तो अगर हमें यहाँ एंट्री एक मिस हो गई, कोई बात नहीं। सेकेंड एंट्री कहाँ पे बनी, इसके ब्रेकआउट पे बनेगी। तकरीबन इस दिन कैंडल इसने 10-15% बढ़ा दिया था। ओके, ये तो मिस हो गया,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं मिस हुआ, यहाँ पे आराम से कैच हो गया। क्योंकि ये क्या है, क्या बता रहा था मैं, ये ब्रेकआउट के पास कंसोलिडेशन, ये हो गया रिक्वायरमेंट। आपको चेक करना है सबसे पहले स्टॉक ब्रेकआउट के पास कंसोलिडेशन कर रहा है। सेकंड क्या चेक करना है, सेकंड में ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन कैसा होता है, यहीं पे होता है, यहीं पे, इसे कहेंगे ब्रेकआउट के बाद का कंसोलिडेशन। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक क्या कर रहा है, सिंपल कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन करने दे, उनको न्याय नियम में पास में आने दे। यहाँ पे एक गलती अक्सर ये कर जाते हैं हम लोग कि फल है ना, पकने से पहले काट देते हैं, मतलब एंट्री ले लेते हैं स्टॉक में। नहीं, फल को पकने देना है। पकने कैसे देना है, नहीं नियम को थोड़ा नजदीक आने दे। और यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे परफेक्ट एंट्री आपको तभी मिलेगी, तो थोड़ा आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करें तब आपको बनेगी। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, समझो कि ओके, एक सेकंड, मैं यहाँ पे मैं मेरे स्ट्रेटेजी मैं मेरी एंट्री बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, एक कैंडल पे 9 EM में क्लोज आ चुका था। मेरे क्लोजिंग के टाइम पे तक मुझे 9 इतना आराम था मुझे, मतलब 9 EM में पास आ चुका था, फल थोड़ा एकदम पकने के नजदीक। तो मैं यहाँ पे क्या करता, मेरी आधी एंट्री ले लेता। यहाँ पे एक चीज याद रखें, जो ये बड़े प्लेयर होते हैं ना, अक्सर यहाँ पे वो रिटेलर, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एंट्री कब बनाएंगे, अक्सर रिटेल माइंडसेट क्या होता है, हम लोग ब्रेकआउट पे एंट्री बनाते हैं। आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर या बड़े ट्रेडर को फॉलो करें, वो कभी भी ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करेगा। ब्रेकआउट पे वो ऐड करेगा, और उसके पास समझो कि उसके पास ऑलरेडी क्वांटिटी है तो ऐड जरूर करेगा, लेकिन वो ब्रेकआउट पे एंट्री कभी भी नहीं करेगा। समझ रहे हो? एक सेकंड, यहाँ पे आप रिटेल लोग क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पे कोई, यहाँ पे अगर हाई, ये हाई वगैरह है तो यहाँ पे इसका हाई का ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट पे तकरीबन क्या प्रॉब्लम, क्या भी समझो गलत कुछ नहीं है। अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे हैं, कुछ गलत नहीं। यहाँ पे आप एक बात ये भी है कि नहीं, ये सेफ एंट्री रहेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट से पहले रिस्क रहेगा, स्टॉप लॉस हिट होने का रिस्क रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे एक मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ, ओके सॉरी, यहाँ के एग्जांपल के साथ मैं दे रहा था, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी कर लेंगे। यहीं पे ये दो कैंडल्स में मैं ट्राई करूंगा कि छोटे छोटे क्वांटिटी ऐड करता रहूं। अगर यहाँ तो 9 EM में थोड़ा सा दूर है, जब भी 9 EM में दूर रहेगा और मुझे कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा और फिर भी 9 EM में दूर है, मैं तो क्या करूंगा, तो समझो कि मेरा बजट में 100 क्वांटिटी लेने वाला था, तो मैं एटलीस्ट 10-20 क्वांटिटी उठाता रहूंगा वहां पे। ओके, जब और ये जब ब्रेकआउट देगा ना, जब ब्रेकआउट से पहले तक मुझे एटलीस्ट मेरे पास 50 क्वांटिटीज तो रहेंगे। ब्रेकआउट पे मैं रिमेनिंग 50 ऐड कर दूंगा। इससे मेरा क्या हो गया, एवरेज यहाँ कहीं पे तकरीबन, अगर समझो कि आपका ब्रेकआउट पे एंट्री हो रही थी, डायरेक्ट आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे हो तकरीबन 2180 2190 पे, तो अपना एवरेज ऑलरेडी 50 क्वांटिटी आप लोग यहीं पे कहीं पे ऐड कर चुके हैं, तो अपना एवरेज यहाँ पे कहीं पे रहेगा 2140 2160, बीच में कहीं पे एंट्री एवरेज रहेगा। इससे एवरेज कम होने से फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि यहीं पे अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे स्विंग लो, क्या यहाँ पे एक लो ये बन रहा है, या तो ये स्टॉप लॉस, दो में से एक स्टॉप लॉस, ये जो बड़ी कैंडल रहेगी उसके अंदर छोटे छोटे कैंडल्स रहेंगे, इसको आपको, इसे कहते हैं आपको टाइटनेस फॉर्मेशन। एक बड़ी सी कैंडल के अंदर छोटी छोटी कैंडल्स बन रहे हैं, और या तो उस बड़ी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। समटाइम्स क्या होता है, कैंडल कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि स्टॉप लॉस 5-6-7% का हो जाता है। तब हमें क्या करना है, कंसोलिडेशन में एक स्विंग लो, कोई लो है क्या चेक करना है। कंसोलिडेशन, मुझे ये कैंडल का लो थोड़ा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस पे रख लूंगा। समझो मेरा एवरेज यहाँ पे 2160 है, 2150 का एवरेज है मेरा, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे है मेरा, 2075 पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो समझो हार्डली मोटा मोटी 2-2.5% का स्टॉप लॉस रहेगा। समझ, यहाँ पे एक और एक टॉपिक आता है, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रिस्क कैसे मैनेज, इसी तरह से मैनेज करते हैं आपको। अब यहाँ पे सिंपल, हमने क्यों जल्दी एंट्री ली, यहाँ पे सेफ एंट्री के लिए क्यों वेट नहीं किया, और हमने यहाँ पे ये भी नहीं किया कि समझो पूरी एंट्री यहीं पे ले ली ब्रेकआउट से, ये भी हम लोगों ने नहीं किया, ये रिस्की हो जाएगा। हमने रिस्क मैनेज किया, यहाँ पे हाफ क्वांटिटी यहाँ पे कहीं पे ऐड कर दी, यहाँ पे 9 EM में पास आने पे मेन क्वांटिटी हमने ब्रेकआउट पे ऐड की। ब्रेकआउट मतलब यहाँ पे नहीं, जो कैंडल बने यहीं पे, जो जब ये लाइन क्रॉस करेगा यहीं पे कहीं पर हम लोग ऐड कर देंगे। सिंपल, यहाँ पे भी सेम स्टोरी है, चेक करें। इसी कैंडल पे, इस कैंडल के आप, ये जो कैंडल है, इसी कैंडल पे यहाँ पे 9 EM में तकरीबन नजदीक आ चुका है, पास आ चुका है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री ले लेता, तकरीबन 30-40, सपोज मुझे 100 क्वांटिटी ऐड करनी, 30-40 क्वांटिटी में यहीं पे ऐड कर लेता। ओके, और मैं एक क्वांटिटी कब ऐड करता, मैं यहाँ पे सिंपल इसका वेट करता, एक ब्रेकआउट लेवल का वेट करता,
ब्रेकआउट होने पे मैं सिंपल और क्वांटिटी यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ। ओके, स्टॉप लॉस मेरा आप कहाँ पे रहेगा, ये कैंडल लो रहेगा यहाँ पे, शायद ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाए। अक्सर इस तरह से कैंडल नहीं बनती है, जब ये मतलब समझो कि इस तरह से जब ये टाइटनेस फॉर्मेशन बनती है ना, तो ये कैंडल इस तरह से कैंडल नहीं बनती, शायद यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आने वाला था, इसलिए थोड़ा सा ब्रेकडाउन काइंड ऑफ डराने के लिए होता है ये, इस वजह से हो सकता है यहाँ पे, कोई बात नहीं। और कुछ एग्जांपल्स हम एक दो एग्जांपल्स और चेक करते हैं, एक ही चार्ट से कुछ पता नहीं चलेगा, और एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं। ओके, अपर इंडस्ट्रीज में चेक करते हैं। ओके, अपर इंडस्ट्रीज में यहाँ पे एक अच्छा अपट्रेंड के बाद समझो यहाँ पे एक अच्छा अपट्रेंड हो गया, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हो गया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल भी हो गया, और एक अच्छा अपट्रेंड के बाद एक छोटा सा पुल बैक आता है। अच्छे स्टॉक की सब एक अच्छे स्टॉक की मूवमेंट की एक खासियत ये होती है कि हमेशा ऊपर जाने के बाद एक छोटा सा पुल बैक देते हुए ऊपर, समझो ये ऊपर चला गया, थोड़ा सा पुल बैक दे दिया, ऊपर चला गया, पुल बैक दे दिया, ऊपर चला गया, पुल बैक दे दिया, ये एक अच्छे स्टॉक की खासियत होती है। जो स्टॉक याद रखिए, ये रिटेलर को बहुत पसंद है, जो स्टॉक इस तरह से चलते चलते जाते हैं, ये रिटेलर्स को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, और ये हमेशा ये कहीं पे गिरते भी वैसे, यहाँ पे टॉप पे कहीं पे आप एंट्री ले फंसे हुए होंगे, गिरेगा भी वैसे, मतलब अपना ये कौन सा पैटर्न है, अपना MSY का अपना दुबई वाला बुर्ज खलीफा वाला पैटर्न बन जाएगा फिर। ओके, तो कोशिश करें कि जो अप डाउन हाइयर हाई हाइयर लो बन रहा है उस तरह से, जो तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अच्छा अपमूव हो गया, रिजल्ट काफी अच्छा आ गया, तो यहाँ पे मार्केट ने अप्रिशिएट किया, अच्छा अपट्रेंड के बाद पुल बैक आ गया। तो रिक्वायरमेंट्स में हमने ब्रेकआउट के पास इंट्रास्ट में देखा कि हमने ब्रेकआउट के पास छोटे कंसोलिडेशन चाहिए हमको, और वहां पे हमने चेक किया रिक्वायरमेंट्स, या तो ब्रेकआउट के पहले छोटा सा कंसोलिडेशन चाहिए, या तो ब्रेकआउट के बाद छोटा सा कंसोलिडेशन चाहिए। रिक्वायरमेंट्स है कहाँ पे हमको एंट्री लेना है, उसके रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या करना है, 9 EMA के पास पुल बैक आएगा, वहां पे टाइटनेस चेक करनी है। 9 EMA के पास पुल बैक आएगा, वहां पे हम लोगों को टाइटनेस चेक करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे अपट्रेंड के बाद पुल बैक आ गया, देखो यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हैं ना, ये रेड लाइन मेरी 9 EMA है, यहाँ पे क्या हो गया, पुल बैक आ गया, पुल बैक के बाद यहाँ पे इसी एक बड़ी सी कैंडल के अंदर पुल बैक पे आपको रेड कैंडल रहेंगे, अक्सर आपको ग्रीन कैंडल के अंदर नहीं रहेगा। ब्रेकआउट के पास क्या रहेगा, ग्रीन कैंडल के अंदर छोटी छोटी कैंडल्स रहेगी। ओके, यहाँ पे इसके बाद पुल बैक के बाद यहाँ पे रेड कैंडल के अंदर ये देखो टाइटनेस फॉर्मेशन हो गया, चेक कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये टाइटनेस फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। और मुझे क्या, अब यहाँ पे मैं एंट्री क्यों, कैसे पता चला कि मुझे यहीं पे एंट्री करनी है। एक अक्सर ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की एक खासियत क्या होती है, 9 EMA हमें ब्रेक नहीं करते। 9 EMA जब भी पास आएगा ना, समझो 9 EMA में हमेशा क्या कहता हूँ, अपना जिगरी दोस्त है, अपन लोग गाड़ी पे क्या करें, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कोई अपना एक गाड़ी पीछे छूट गया तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, या तो हम लोग खुद उसके पास जाएंगे। अभी जैसे हमने समझो कि यहाँ पे थोड़ा सा उसके पास चला गया, वहां ये भी अपने पास आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग, पास आ गया मतलब चलो फिर चलते आगे चलते बढ़ेंगे। इसी तरह से जब ये पास आ गया, समझो, और एक चीज मैंने बताया, हल पक गया। ये दो चीजें, या तो आप ये समझ लो कि अपना 9 EMA जिगरी दोस्त है, या चीज वही सेम है, आपको पास होना चाहिए, आपको स्टॉक के प्राइस के पास होना चाहिए, एटलीस्ट 2-2.5-3% का गैप चलेगा। क्योंकि यहाँ पे सिंपल है क्या, तकरीबन 1% का हार्डली गैप था, 1-2% का हार्डली गैप था, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हल पक गया है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। और इसी दिन में शायद मैंने इसी दिन MS भाई को भी बता दिया था, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, शायद MS भाई का भी यहाँ पे एंट्री था इसी दिन। ओके, एंट्री ले, सिंपल क्या करना है आपको, एंट्री यहीं पे, इसका लो स्टॉप लॉस मैंने रख लिया। एंट्री कहाँ पे थी, तकरीबन 765, मेरे यहाँ पे कहीं क्लोज होने से पहले ही मैंने एंट्री ले ली थी, क्योंकि कुछ स्टॉक्स में क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा होता है। कॉन्फिडेंस ज्यादा कैसे आता है, जब आपका रिजल्ट काफी, इसका रिजल्ट काफी अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड वाला स्टॉक हो, या कुछ स्टॉक्स को ऐसा होता है कि आप कई सालों से आपको उसका मुंह आपको पता होता है कैसे चलता है, कैसे भागता है, वहाँ एक्सपीरियंस से भी आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं यहाँ पे कैंडल के क्लोजिंग का वेट नहीं किया, अक्सर हमको कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना होता है एंट्री के लिए। मैंने यहीं पे कहीं पे बीच में एंट्री ले ली थी 7550 या 75,600 के पास। सिंपल इसका लो स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया। तकरीबन मेरा स्टॉप लॉस 1 से 1.5% का था, सिर्फ 1 से 1.5% वहां से राइट किया। यहाँ पे नेक्स्ट दिन मेरे को 3-4% स्टॉक ऊपर चला गया था, मैंने तकरीबन ओके, बुक करने के हम लोग थोड़े बाद में आते हैं। एक मिनट, कितना कहाँ पे बुक करना है, एंट्री आपको हो गई, आपका स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस मैक्सिमम आपको 3% के अंदर होना है। और
कहीं आपको शायद कॉन्फिडेंस, कहीं आप कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लग रहा है, तो वहां पे आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करके तकरीबन 4% तक हुए तो आप ले सकते हैं उस स्टॉक को। लेकिन 4% से जो पे ज्यादा हो वहां पे स्ट्रिक्टली अवॉइड करें, चाहे फिर आपको भागे कितना भी भागे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अक्सर ये क्या होता है रिटेलर्स में और प्रोफेशनल ट्रेडर्स में डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ डिसिप्लिन का डिफरेंस होता है। समझ लो कई बार ऐसा होता है कि आपको एक नॉर्मल रिटेलर को प्रोफेशनल ट्रेडर से ज्यादा मालूम होता है टेक्निकल में, ओके, लेकिन वो प्रोफेशनल ट्रेडर को हरा नहीं सकता। उसका रीजन ये है कि डिसिप्लिन से वो मार चला जाएगा। डिसिप्लिन क्या है, वही है डिसिप्लिन। मेरे को अगर 3% स्टॉप लॉस लेना चाहिए तो मैं 3% स्टॉप लॉस के अंदर वाला ही एंट्री लूंगा। समझो कि यहाँ पे लो, यहाँ पे कहीं पे मेरे को 3-4% वाला या 4-5% वाला लो है और मुझे लग रहा है कि स्टॉक जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो डिसिप्लिन ट्रेडर रहेगा ना उसको कितना भी लगेगा वो जाएगा, लेकिन वो पहले सबसे पहले अपना रिस्क मैनेज करेगा। ये देखो मेरा 4-5% स्टॉप लॉस हो रहा है, ये मुझे अवॉइड करना है, सिंपल। समझो डिसिप्लिन थोड़ा हार्ड होता है मार्केट में, आपको टेम्पटिंग लगेगा नहीं ये भागेगा ही भागेगा स्टॉप लॉस, लेकिन आप नोट नहीं कर रहे स्टॉप लॉस का 5-6% बनेगा, लेकिन नहीं आपको नहीं इसको लेना ही लेना। यहाँ पे आप क्या हो रहे हैं, आप डिसिप्लिन ब्रेक कर रहे हो। जिस दिन आपको डिसिप्लिन आ गया ना, ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ समटाइम्स मैं भी मेरे सेटअप्स के रूल्स के हिसाब से कभी कभार में सॉरी रूल्स के हिसाब से मैं कई स्टॉक्स अवॉइड कर देता हूँ, मतलब इसका स्टॉप लॉस ज्यादा हो गया। और कई बार ऐसा होता है नेक्स्ट दिन वो 8-10% चला जाता है, थोड़ा सा ये होता है, लेकिन उसको सिंपल अवॉइड करना कुछ कोई बात नहीं। अगर एक स्टॉक मिस हो गया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो आपके सेटअप के आपके रूल्स के हिसाब से नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। आप नेक्स्ट आपको नेक्स्ट सर्च करना, फिर उसी को मतलब देखते नहीं रहना। ओके ओके, यहाँ पे एंट्री ले, यहाँ पे एंट्री के बाद आप आराम से चेक कर सकते हैं, तकरीबन 7-8%, 8 से 10% का प्रॉफिट हो गया। अब हमको स्टॉप ये बुक कब करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एंट्री का आपको मैं बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस का आपको मैंने बता दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट रहता है बुक का, प्रॉफिट बुक कब करना है। प्रॉफिट बुक सबसे पहले मैं प्रॉफिट बुक का पर्टिकुलर कहीं पे भी मतलब समझो कि पर्टिकुलर कुछ रूल नहीं बनाया, एक ही रूल बनाया उसका। मैं जब भी मुझे 4-5% मिल जाते हैं प्रॉफिट, मैं वहां पे 50% प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, जब भी मुझे कोई स्टॉक, और मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, ये भी एक याद रखें, मेरे टारगेट्स काफी ज्यादा नहीं होते, 5% मेरा पहला टारगेट होता है। मैं यहाँ पे कंपलसरी हाफ बुक करता हूँ, फिर मुझे लगे कि कल 10% जाएगा ही जाएगा, तभी मैं 5% का हाफ बुक करता हूँ, मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट था 5%। यहाँ पे भी डिसिप्लिन का क्वेश्चन आ जाएगा फिर वापस से। आपका डिसिप्लिन आपके सेटअप के हिसाब से है कि आपको 5% का बुक करना है तो बुक करना है, फिर चाहे वो कल आपको 20% की कैंडल क्यों ना दे। कोई मुझे आके पर्सनल में विस्पर भी करेगा ना, भाई मैं इनसाइडर से बता रहा हूँ 100% जाएगा, एक कल 20% की कैंडल आएगा, नहीं भाई मैं मेरा 50 मेरा हाफ टारगेट क्या था, मेरा पहला टारगेट था 5%, मैं वहां पे हाफ बुक कर रहा हूँ, फिर स्टॉक कहीं पे चले जाओ मुझे सुना। फिर और हाफ में क्या करूंगा, हाफ में आप हाफ का क्या है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। हाफ को अगर आपको ग्रीड हो रहा है तो बचा हुआ हाफ आप इसको कुछ भी करें, आप चाहे तो यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट का वेट करें, चाहे और कुछ भी करें, आप वेट कराए कोई प्रॉब्लम नहीं वेट का। और क्या करें आप रिमेनिंग हाफ के साथ ना आप जो बाइंग है उसी पे स्टॉप लॉस रख के आप उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहला जो हाफ है आप 5% का कंपलसरी बुक करें। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन ये नहीं आएगा, आपको ये आसानी से नहीं आता है। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं ट्रेडिंग सीखा ना, बहुत ट्रेडिंग सीखने में टाइम नहीं लगता है, आप जल्दी सीख जाओगे 3 महीने 6 महीने में। लेकिन क्या ये डिसिप्लिन वगैरह जो साइकोलॉजी आपके स्ट्रॉन्ग माइंड ये नहीं बनता, इसको आपको बहुत सालों लगते हैं। लेकिन माने कि ट्रेडिंग बहुत जल्दी सीख गया था, लेकिन ये डिसिप्लिन ना अभी अभी आया, अभी अभी मतलब कुछ साल 2 साल हो गया हाँ गया। और जब मैंने ये किया हूँ, जब भी मैंने चेक किया कि मैं डिसिप्लिन पहले कैसा ट्रेडिंग कर रहा था, डिसिप्लिन के बाद कैसा है, तो डिसिप्लिन के बाद बहुत पीसफुल ट्रेडिंग होती है। मैंने मेरा समझो कि मैंने मेरा हाफ बुक कर दिया, और समझो रातों रात कुछ रॉन्ग न्यूज भी आ गई, मतलब कुछ नेगेटिव न्यूज भी आ गई, तो मुझे ये नहीं होगा, मतलब वो टाइप फीलिंग नहीं आएगी यार क्या हो गया, कल कितना गैप डाउन होगा, क्या होगा, किधर होगा, वो फीलिंग में मुझे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, मुझे समझो कि नीचे गिर भी जाए, समझो कि मुझे 5% मैंने बुक किया, 7-8% भी गिर गया, तो मेरा ये 1.5 से 2-3% मेरा लॉस हो जाएगा मैक्सिमम। अगर वो लॉस भी होगा ना तो मेरा क्या है, ऑलरेडी हाफ प्रॉफिट बुक हो चुका है। मतलब ये अगर ये कोई समझ ले रहा है जो रिस्क किस तरह से मैं मैनेज कर रहा हूँ हाफ बुक करके, समझो कल मैंने 5% का बुक किया और कल वो 8 से 10% गिर भी गया, कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज से, तब भी आप एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आपको एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे हो जाएगा, आपने यहाँ पे 50% प्रॉफिट उठा लिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे समझो स्टॉप लॉस भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लॉस भी होगा ना बहुत छोटा हो जाएगा। ये आप रिस्क को मैनेज करना, आप समझ लो मार्केट यही गेम है, आप रिस्क मैनेजमेंट सीख गए ना तो समझो आपका हो गया, आपका पार हो गया।
तो और एक लार्ज स्टॉक चेक करते हैं। अ, हाँ, वीबॉक्स का रिजल्ट काफी बढ़िया था। अ, बहुत अच्छा था। शायद आप, अगर आप लोगों ने नोट किया तो वीबॉक्स का रिजल्ट पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, वीबॉक्स का यहाँ पे देखते हैं, और ओवरऑल अप ट्रेंड भी हाइयर हाइयर लो बना चुका है, अप ट्रेंड चालू कर चुका है, अच्छे फॉल के बाद अप ट्रेंड का स्टार्ट हो चुका है। ओके, मैं तो यहाँ पे फिर से वही करूंगा। यहाँ पे टाइटनेस फॉर्मेशन, इस कैंडल को हम लोग चेक करते हैं। एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के अंदर दो छोटी छोटी कैंडल बन चुकी है, और यहाँ पे क्या है, नीचे वॉल्यूम आप चेक करें, वॉल्यूम क्या है इस दिन का, ये वॉल्यूम यहाँ पे एकदम ड्राई हो चुका है, वॉल्यूम एकदम लो है। ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे और एक क्वेश्चन रहेगा, टाइटनेस फॉर्मेशन के अंदर हमको कितनी कैंडल्स होनी चाहिए। समझ, यहाँ पे कैंडल्स कितनी होनी चाहिए ये सवाल नहीं है, आपको 9 AM है आपके पास, कैंडल के प्राइस के पास है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। समझो समटाइम्स क्या होता है, 9 AM नजदीक आने तक 4-5 कैंडल्स तक बन जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है, 9 AM स्टॉक प्राइस के बाद काफी, स्टॉक प्राइस के काफी करीब होता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे यहीं पे है, इसका प्राइस यहीं पे है, 9 AM भी तकरीबन यहीं पे है, शायद हार्डली 1% का गैप रहेगा। सिंपल 9 AM पास है, तो मैंने बता दिया कि आपको पहले बता चुका था, यहाँ पे फल रेडी है, पक चुका है, आपको एंट्री लेना है। ओके, एंट्री कैसी लेनी है, समझो यहाँ पे मुझे 100 क्वांटिटी लेनी है एग्जाम्पल में, तो मैं इसी प्राइस पे, इसी कैंडल के क्लोजिंग के टाइम पे मैं तकरीबन 474 पे मैं 50 क्वांटिटी ले लूंगा, और रिमेनिंग 50 क्वांटिटी में फिर वही अपना ब्रेकआउट पे रिमेनिंग 50 क्वांटिटी ऐड कर लूंगा आराम से। यहाँ पे आपको क्या हो गया, 7-8% आराम से यहाँ पे भी आपको मिल गया। ओके, ये तो हो गया तकरीबन जो ऑलरेडी हो चुका है, ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए। एक स्टॉक्स ऐसा चेक करते हैं। एक सेकंड। ये एक स्टॉक है, रिसेंटली मैंने इसमें ट्रेड लिया हुआ था। अपने एडमिन भाइयों से भी ये मैंने इसको वहां पे भी शेयर किया हुआ था। अब सिंपल मार्क्सन का मुझे क्या एक चीज पता था कि सिंपल इसका रिजल्ट काफी अच्छा आया हुआ। ओके, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, इसी कैंडल पे मैंने एंट्री ली। सिंपल कुछ भी नहीं, आप कुछ चेक करें यहाँ पे एंट्री मैंने क्यों ले ली। अभी आपने इतना 2-3 एग्जांपल आपने सीख लिया। आपने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल आ रहा है। हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स में क्या चेक किया था, ब्रेकआउट के पास कंसोलिडेशन या ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन, या 9 EMA पे ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट। ब्रेकआउट के पास है स्टॉक, तो यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, एक छोटे से एरिया पे टाइट कंसोलिडेशन शुरू कर दिया। अच्छी ग्रीन, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, उससे पहले यहाँ पे ग्रीन कैंडल के अंदर टाइट कंसोलिडेशन शुरू हो गया। क्योंकि अपनी एंट्री यहाँ पे कहाँ पे बनेगी, एंट्री सबसे पहले तो इसी एक कैंडल पे बन चुकी होगी। यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ये चेक कर रहे हो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, असल मेन एंट्री यहाँ पे होगी इस पे। मेन एंट्री मतलब, सॉरी मेन एंट्री नहीं, यहाँ पे ऐड करना यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ 9 AM ऑलरेडी टच कर चुके हैं, 9 AM पास आ चुका है। यहाँ पे मैंने तकरीबन समझा, मुझे 100 क्वांटिटी ऐड करना है, तो यहाँ पे 20-25-30 क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट 2 दिन मुझे और थोड़ा सा समझो 9 AM और करीब आने की वेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे और करीब आ गया, तो यहाँ पे मैं और एक 25-30 क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। और जब स्टॉक क्या करे, 9 AM एकदम पास हो, फिर भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन थोड़ा बढ़ जाए ना, तो ब्रेकआउट को वेट मत करें, यहीं पे पूरी एंट्री बना ले। तो मैं तो अलहमदुलिल्लाह इस कैंडल पे ना, इसी कैंडल पे मेरी पूरी एंट्री हो चुकी थी, मैं यहाँ पे ब्रेकआउट को वेट नहीं किया। ओके, इसी और नेक्स्ट डे क्या हो गया, स्टॉक 4.5% अप चला गया। ये ग्रीन कैंडल, बड़ी तो नहीं कहेंगे लेकिन एक ग्रीन कैंडल, अच्छी कैंडल बन गई, 4.5% कैंडल मिल गई। उसके बाद और एक तकरीबन नेक्स्ट डे और एक 1% चला गया। तकरीबन तकरीबन मुझे आराम से 5-6% यहाँ पे मिल गए। मैंने कुछ नहीं किया, कोई इंडिकेटर ऐड नहीं किया, कोई स्कैनर के पीछे मैंने नहीं भागा, सिंपल मेरा क्या चीज किया, सिंपल यहाँ पे कंसोलिडेशन, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के नीचे एक छोटे से एरिया में टाइटनेस फॉर्मेशन या छोटे से एरिया में कंसोलिडेशन का वेट किया। ओके, आखिरी ये देखेंगे जो अभी रेडी है, ये तो हो गया हम लोगों ने, जो पुराना हो गया उसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक कोई ऐसा स्टॉक अब जो हम लोग तैयार हो रहा है,
ओके, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? केपीआईएल का रिजल्ट काफी अच्छा था। यहाँ पे मार्केट ने भी अप्रिशिएट किया। यहाँ पे जो अप ट्रेंड दिख रहा है आपको, अच्छे रिजल्ट का अप ट्रेंड। ये शायद ये कैंडल वगैरह थी, एग्जैक्ट याद नहीं है रिजल्ट किस दिन में आया था, लेकिन रिजल्ट इसका अच्छा आया था। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? और एक चीज याद रखिए, केपीआईएल है ना, ये आपको उतना अच्छा मूव नहीं देगा कंपेयर टू। एक चीज याद रखें, हाँ, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं देते। अक्सर इसकी कैंडल्स नोट करेंगे ना, तो हमेशा ऊपर नीचे बड़े बड़े आपको स्पाइक्स दिखेंगे। मतलब ये क्या बोलते हैं इनको, शैडो या ओके शैडो ही लेंगे, बड़े बड़े ऊपर नीचे शैडोस वगैरह दिखेंगे। ये काइंड ऑफ थोड़े स्टॉक के मैं आपको पहले बता चुका था कि आपको हिस्ट्री चेक करनी है बैक, कि इसके कैंडल्स कितने अच्छे कैसे होते हैं। मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया इनकी क्या जो इसकी हिस्ट्री पे इसके कैंडल्स उतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि कैंडल उतने बड़े नहीं होते। कभी कभार एक बड़ी कैंडल आ जाती थी 8-10% वाली, रेगुलर बेसिस पे आपको नहीं आती थी। ओके, फिर भी मुझे सेटअप अच्छा लगा, मुझे रिजल्ट अच्छा लगा, तो मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पे अभी मेरी यहाँ पे तकरीबन तकरीबन इस कैंडल पे ये मैंने तकरीबन अपने एडमिन ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। यहाँ पे अच्छी टाइटनेस फॉर्मेशन हो चुकी है। ये जो इस कैंडल के अंदर लेंगे हम लोग, ये जो कैंडल है ना, ये इसको बड़ी कैंडल कंसीडर करेंगे। इसके अंदर अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है, टाइटनेस फॉर्म हो चुकी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कहाँ पे एंट्री लिया, इस कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली। तकरीबन तकरीबन 30, समझो मुझे 100 क्वांटिटी बाई करनी थी, मैंने 30 क्वांटिटी बाई की। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वांटिटी जब तक ब्रेकआउट न दे, मैं तब तक एंट्री यहाँ पे करने का नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑलरेडी हमने इस स्टॉक का हिस्ट्री देखा है, इसके कैंडल्स एक्यूरेट अच्छे कैंडल्स नहीं होते। इसलिए मैं यहाँ पे ठीक से ब्रेकआउट का वेट करूंगा। ठीक से ब्रेकआउट मतलब आप यहाँ पे कहीं पे रिसेंट हाई ले ले, या एक सेकंड थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे कहीं पे पास पे ब्रेकआउट है। ओके ओके, तो यही एक ब्रेकआउट लेवल है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट ये रहेगा कि मैं आराम से यहाँ पे तकरीबन ठीक से ब्रेकआउट देते मैं तब मेन एंट्री बनाऊंगा। और मैं इसमें क्या करूंगा, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं जाऊंगा कंपेयर टू जो मैं बाकी स्टॉक पे मैंने जो ये किया है, जो ऑलरेडी मैं बाकी स्टॉक्स में जो अमाउंट से जाता हूँ उससे कम अमाउंट में जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसके कैंडल्स मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इसके कैंडल्स ऑलरेडी बड़े बड़े स्पाइक्स वाले होते हैं, ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देते हैं, बहुत नीचे आके जाते तो 8-10% है, लेकिन इसकी क्लोजिंग काफी नीचे आ जाती है। यहाँ पे क्या होता है, बायर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इससे ये इंडिकेशन होता है इस स्टॉक का। ओके, सिंपल मैं छोटा सा अपने हिसाब से ऐड कर लूंगा छोटा सा, और यहाँ पे मेरी ऑलरेडी एंट्री बन चुकी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2% प्रॉफिट पे हूँ। ओके ओके, अब समझो अब ये हो चुका है, क्या मतलब वॉर का न्यूज आ चुका है, तो फिर भी प्रॉब्लम है। अगर ये गैप डाउन बड़ा सा बड़ा गैप डाउन कहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा मैक्सिमम यहाँ पे, इसका लोग के यहाँ पे एंटर ओपन होगा। हार्डली 2 से 3% का स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा, वो हिट हो जाएगा, और कुछ ज्यादा नुकसान नहीं रहेगा। और एक माइंडसेट बता देता हूँ, एज ए ट्रेडर का माइंडसेट क्या होना है, आपको हमेशा हमेशा प्रॉफिट का माइंड में यही नहीं रखना है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट बनेगा। आपको माइंड में जब भी सिर्फ प्रॉफिट रहेगा ना, तो आपको क्या होगा, जब भी लॉस होगा ना, तो आपको फिर वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। आपको बैलेंस रहना है। और ये क्या है, यहाँ पे दोनों चीजें होती है। आप कोई ऐसा बिजनेस है आपके पास जो मतलब सिर्फ मुनाफा दे, कभी लॉस नहीं होता है, ऐसा तो बिजनेस नहीं होता है भाई। इसीलिए इसको भी एज ए बिजनेस ये करें। बिजनेस में लॉस भी होता है, मुनाफा दोनों होता है। यहाँ पे भी आपको माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइंडसेट जो मैंने डिसिप्लिन माइंडसेट वगैरह बात की ना, इस पे शायद एक अलग सेशन होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये छोटी टॉपिक नहीं है। अक्सर मैंने देखा है रिटेलर के पास नॉलेज अच्छी होती है, लेकिन उनके पास वो माइंडसेट और वो डिसिप्लिन नहीं होता है। मतलब वो आसानी से आता भी नहीं है किसी में। आप नॉर्मल रिटेलर की नहीं, मैं मेरे खुद की बात कर रहा हूँ, आसानी से नहीं आता, आपको बहुत बहुत टाइम लगता है। ओके, इसीलिए यहाँ पे समझ लो कि आपको डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो रिसेंट अभी मेरा नेक्स्ट मेरे रेडार पे केपीआईएल है, इसको आप भी वॉच लिस्ट में रखें। ओके, और ब्रेकआउट का वेट करें, एटलीस्ट 1140 1145 के अबो वहाँ पे एंट्री लेने की ट्राई करें। ऑलरेडी मैं अलहमदुलिल्लाह मेरी छोटी सी एंट्री है यहाँ पे, ऑलरेडी 2% शायद प्रॉफिट में रहूंगा। इसको ट्रैक करें। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन का न्यूज आ चुका है, कल थोड़ा सा टर्बुलेंस आ सकता है मार्केट में, इसीलिए गड़बड़ ना करें। थोड़ा सा मॉर्निंग फर्स्ट आवर स्टार्टिंग के 1 आवर 2 आवर वेट करें, चेक करें कि मार्केट का सिचुएशन क्या है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप नेक्स्ट ये कर सकते हैं। ये एक सेकंड, ओके,
अमित भाई एक काम करते हैं अमित भाई, ये जो अपना वीसीपी पैटर्न है ना, नेक्स्ट सेशन में ही रखते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन वगैरह ले लेते हैं, आपकी क्या राय है अमित भाई? जी जी जी, कर सकते हैं। क्या मतलब बात ये है कि मतलब लोगों को फ्रेश माइंड होना चाहिए, मुझे मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अभी वीसीपी लेंगे तो और एक मतलब 1 घंटा चला जाएगा, लोग थोड़ा मतलब बोर वगैरह हो जाएंगे, थक जाएंगे, इसीलिए फ्रेश फ्रेश ये चाहिए आपको। मतलब आप अटेंड करें तो आपको लाजिम सीख के जाना है। इंशाल्लाह वीसीपी बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। क्या करते हैं, वीसीपी इससे बढ़िया है। आपको ये है ना, टाइटनेस फॉर्मेशन में आपको ना 5 से 10%, 5 से 8% में आपका एग्जिट हो जाएगा। वीसीपी में है ना आपको 15-20%, 25% तक मिल जाएगी। इसलिए वीसीपी बहुत स्ट्रांग है। वीसीपी थोड़ा सा स्विंग जो हफ्ता 2 हफ्ता के तकरीबन 1 वीक 2 वीक के लिए जो होल्ड करते हैं ना, उनके लिए। इसीलिए इंशाल्लाह अगली बार वीसीपी हम लोग ट्राई करेंगे। अब आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे हैंड रेस कर सकते हैं। एडमिन अगर कोई है तो उनको परमिशन दीजिए।